नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बिना भारत का कोई भी त्योहार, कोई भी खुशी या कोई भी जश्न पूरा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मिठास भरी संस्कृति की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय मिठाइयों के उस अद्भुत सफर पर चलेंगे जहां हम उनकी लोकप्रियता की रैंकिंग जानेंगे, उन्हें बनाने के तरीकों को समझेंगे और उस दिलचस्प इतिहास को भी खंगालेंगे जो हर निवाले के पीछे छिपा है। ये सफर वाकई बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत होगी भारत की मिठाई संस्कृति को समझने से। फिर हम देखेंगे देश की टॉप 10 सबसे लोकप्रिय मिठाइयाँ। उसके बाद इन मिठाइयों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटकर समझेंगे। भारत के अलग अलग राज्यों की मशहूर मिठाइयों का सफर तय करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे दिलचस्प सांस्कृतिक तथ्य जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी मिठास की बुनियाद है। किसी भी बेहतरीन डिश का असली जादू उसकी सामग्री में छिपा होता है और हमारी भारतीय मिठाइयां भी इससे अलग नहीं हैं। जरा सोचिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी हजारों तरह की मिठाइयां बनती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का आधार कुछ गिनी चुनी चीजें ही होती हैं। वहीं शुद्ध दूध, असली घी, थोड़ा मैदा या चावल, मिठास के लिए गुड़ और तरह तरह के मेवे और दालें। अब कमाल की बात यह है कि सिर्फ इन्हीं मुट्ठी भर सामग्रियों का इस्तेमाल करके अलग अलग तापमान और तरीकों से हमारे देश के हर हिस्से ने अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी मिठाई तैयार कर ली है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। अब आते हैं उस लिस्ट पर जिसका शायद सबको बेताबी से इंतजार था। बात करते हैं उन मिठाइयों की जिन्हें हम इंडियन स्वीट्स के हैवीवेट्स या अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कह सकते हैं। तो नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठा है? बिल्कुल सही, हम सबका चहेता और एवरग्रीन गुलाब जामुन। खोए और दूध से बना और मीठी चाशनी में डूबा हुआ ये गोल मटोल अजूबा पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन पर है। शादी हो, पार्टी हो या बस ऐसे ही मीठा खाने का मन कर रहा हो, गुलाब जामुन का जादू हर जगह चलता है। गुलाब जामुन के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है रसगुल्ला। छेने से बनाए स्पंजी डिलाइट बंगाल और उड़ीसा की शान है। फिर तीसरे नंबर पर आती है कुरकुरी और रसीली जलेबी। चौथे नंबर पर काजू से बनी काजू कतली है जो किसी भी त्योहार में जान डाल देती है। इसके बाद लिस्ट में बेसन के लड्डू, खोए की बर्फी, रसमलाई, मैसूर पाक, पेड़ा और 10वें नंबर पर लेयर्स वाली सोहन पपड़ी का नाम आता है। सही मायनों में ये टॉप 10 लिस्ट पूरे भारत के स्वाद का एक परफेक्ट मिक्स है। मिठाइयाँ तो हम सब बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन्हें बनाने के तरीके और इनके बेस के हिसाब से इन्हें कैसे बांटा जा सकता है? आइए समझते हैं। अगर हम भारतीय मिठाइयों को कैटेगराइज करें तो मुख्य रूप से 5 श्रेणियां बनती हैं। पहली वो जो दूध से बनती हैं, दूसरी जिन्हें डीप फ्राई करके चाशनी में डाला जाता है, तीसरी जिनमें आटा या बेसन और ढेर सारा घी होता है, चौथी श्रेणी चावल पर आधारित है और पांचवी वो स्पेशल मिठाइयां हैं जो सिर्फ खास त्योहारों पर ही बनती हैं। इस तरह से देखने पर मिठाइयों की इतनी बड़ी वैरायटी को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इन कैटेगरीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ हैं दूध से बनी मिठाइयाँ। इन्हें बनाने के लिए दूध या छेने को बहुत देर तक पकाना पड़ता है, तब जाकर गाढ़ी रसमलाई या फिर मुंह में घुल जाने वाले पेड़े और बर्फी तैयार होते हैं। दूसरी तरफ आती हैं तली हुई और चाशनी वाली मिठाइयाँ। इनका प्रोसेस एकदम अलग है। पहले इन्हें घी या तेल में तलकर वो परफेक्ट कुरकुरापन दिया जाता है और फिर सीधे चाशनी में डुबो दिया जाता है। जलेबी, बालूशाही और मालपुआ इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। बाकी 3 कैटेगरीज की बात करें तो आटा और घी के कॉम्बिनेशन से बनता है लाजवाब मैसूर पाक या फिर मूंग दाल का हलवा। वहीं चावल आधारित कैटेगरी में हमारे घरों में बनने वाली क्लासिक खीर या फिरनी आती है। और आखिर में त्योहारों की स्पेशल मिठाइयाँ। इनका तो नाम सुनते ही वो खास दिन याद आ जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी का मतलब ही है मोदक, होली का मतलब गुजिया और मकर संक्रांति बिना तिलगुल के तो अधूरी ही है ना? अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं तो क्यों ना देश के अलग अलग राज्यों की एक स्वादिष्ट भौगोलिक यात्रा पर चला जाए। भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग ही मिठास है। अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो वहां आपको दाल और गुड़ से बनी पूरन पोली मिलेगी। राजस्थान जाएंगे तो वहां का जालीदार घेवर आपको अपना दीवाना बना लेगा। गुजरात अपनी बारीक तारों वाली सुतर फणी के लिए मशहूर है, तो उत्तर प्रदेश अपने पेड़ों के लिए।
दक्षिण में तमिलनाडु का अधिरसम, उड़ीसा का छेना पोड़ा, पंजाब की सर्दियों वाली पिन्नी और बिहार का परतदार खाजा, हर क्षेत्र ने अपने लोकल इंग्रेडिएंट्स से अपनी एक सिग्नेचर मिठाई बना ली है। अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। मिठाइयाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं हैं, इनके पीछे बहुत गहरा इतिहास और कुछ बहुत ही रोचक किस्से जुड़े हुए हैं। रसगुल्ले का ही किस्सा ले लीजिए। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच जीआई टैग को लेकर जो लंबा विवाद चला वो काफी मशहूर है। उड़ीसा का कहना है कि रसगुल्ला सदियों से उनके यहाँ भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल का मानना है कि इसे 19वीं सदी में उनके यहाँ इजाद किया गया। यहाँ हम किसी एक का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये विवाद खुद इस बात का सबूत है कि लोग अपनी मिठाइयों से इमोशनली कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। और अगर आप शाही किस्सों के शौकीन हैं तो ये फैक्ट आपको बहुत पसंद आएगा। मैसूर पाक कोई आम मिठाई नहीं है। इसकी शुरुआत मैसूर महल की शाही रसोई में हुई थी। हुआ यूं कि महाराजा के लिए कुछ नया बनाने की कोशिश में शाही रसोइये ने बेसन, घी और चीनी को मिलाकर एक नई डिश तैयार की। जब महाराजा ने इसका नाम पूछा तो रसोइये ने झट से इसे मैसूर पाक कह दिया, जहां पाक का मतलब होता है मीठी चाशनी। और आज वो राजशाही स्वाद पूरे देश में बिकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मिठाइयों के तार सिर्फ इतिहास से ही नहीं, बल्कि आस्था और दुनिया के दूसरे कोनों से भी जुड़े हैं। मोदक का भगवान गणेश से कनेक्शन तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? जलेबी, जिसे हम एक ठेठ भारतीय मिठाई मानते हैं, उसका ओरिजिन असल में फारसी संस्कृति यानी पर्शियन कल्चर से है। वहां से होते हुए ये भारत आए और आज ये हमारे कल्चर में इतनी घुल मिल गई है कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। तो इसी के साथ हमारा ये मीठा सफर यहाँ खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिएगा, हमारे देश के हर गली मोहल्ले में हजारों ऐसी लोकल मिठाइयाँ हैं जो शायद अपने शहर के बाहर कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, अगली कौन सी ऐसी लोकल मिठाई है जो कल को पूरे देश की फेवरेट बन सकती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए।